हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहो और आज से हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस हैं ये स्टार्ट हो रही हैं और आज इंडियन ज्योग्राफी का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होगा। ओके, सिलेबस को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था एक लेक्चर में, तो वो लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक भारत का सामान्य परिचय या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया होगा, जो कि जनरली इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक होता है। इसमें हम भारत के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल फैक्ट जो होते हैं, जैसे कि एरिया से रिलेटेड, बॉर्डर से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो बाइलिंगुअल क्लास है, आप किसी भी मीडियम से हैं इस क्लासेस को देख सकते हैं, हमारी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ओके, यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी की पीडीएफ क्लास नोट्स चाहिए है, कंप्लीट नोट्स चाहिए है, तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स यदि आपको चाहिए है इंडियन ज्योग्राफी का, या फिर कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर के कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा 1,040,000 कूपन कोड है, इसको आप यदि यूज़ करेंगे तो लगभग 40% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो कोड को यूज़ करना ना भूलिए। चलिए, तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत हम कर रहे हैं। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, नॉर्मली ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो इसके दो पार्ट हम देखते हैं। एक तो होता है इंडियन वाला पार्ट, ओके, एक इंडियन का पार्ट होता है और एक वर्ल्ड वाला पार्ट होता है ना। तो फिलहाल आप इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी का ही वेटेज हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। वर्ल्ड भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंडिया के बाद करेंगे। तो नॉर्मली हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी को हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है ना, जिसमें आपको 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे। ओके, आपको पता ही होगा कि 7 कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं हमारी अर्थ पर, जिसमें से एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। ये है एशिया कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका है। ओके, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। थर्ड आप देखोगे यहाँ पर, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ओके, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना। नीचे आप देखोगे यहाँ पर वाइट कलर से, इसको हम श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। ये 5वें नंबर का कॉन्टिनेंट है अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना। अंटार्कटिक इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे यूरोप, ये 6th कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया, ये 7th कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो अब हमारे भारत को यदि देखोगे तो यहाँ पर ग्लोब पर भी देख लीजिए, हमारा इंडिया है। ओके, तो हमारा भारत जो है ये एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पर है, यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी। ये हमारा प्यारा देश है। ओके, ये इसका पूरा मैप है। ओके, तो यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर दक्षिण एशिया के अंतर्गत एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है हमारा भारत, है ना। तो सबसे पहले हमारे भारत की लोकेशन आपको ग्लोब पर, वर्ल्ड मैप पर पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप है, ग्लोब है, और यहाँ पर साउथ, ये एशिया का साउथ वाला पार्ट है, तो साउथ एशिया में हमारा भारत अवस्थित है। ओके, इतना याद रखना है। अभी इतना याद रखिए, फिर आगे और अभी हम डिटेल में एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, इसके अलावा आपके पास एटलस ज़रूर होना चाहिए। लास्ट जो सिलेबस वाली क्लास थी, मैंने आपको बताया था एटलस आपके पास होना ही चाहिए, है ना। आप किसी भी स्टेशनरी में जाओगे आपको एटलस मिल जाएगा। चलिए, अब ये वर्ल्ड मैप से हमने हमारे इंडिया का जो मैप है इसको फ्रंट में रख लिया है, जूम कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आपको पता ही होगा हमारा जो भारत है या फिर हमारा जो कंट्री है, इसमें आपको 28 स्टेट देखने को मिलेंगे, राज्य देखने को मिल जाएंगे, है ना। राज्य या स्टेट देखने को मिलेंगे, और प्लस 8 यूटी, यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे, है ना। तो हमारे देश में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी या फिर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं, राइट। अब देखिए, एक होमवर्क है आपका, ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ ये, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर कोई याद नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता, ये आपको ही करना पड़ेगा। ये जो 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, ओके, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, है ना, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और ये नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, ये इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सिक्किम को मिला करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट जो हैं, इनकी कैपिटल आपको याद करना है। क्या करना है, इनकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क है। बाकी की जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली वगैरह,
इनको अभी मैं आपको डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि आप जहाँ पर भी स्टडी करते हैं इस प्रकार से एक इंडिया का मैप आपके पास होना चाहिए, एक वर्ल्ड मैप आपके पास होना चाहिए और वो वॉल पर टंगा होना चाहिए। दूसरी बात, एक आपके पास एटलस होना चाहिए, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे एटलस आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले चूंकि हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम ज्योग्राफी शब्द को भी देख लेते हैं कि जो ज्योग्राफी ये पूरा वर्ड है ये कैसे ड्राइव हुआ है, कहाँ से ये बना हुआ है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ज्योग्राफी जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है जियो और एक है ग्राफिया या फिर ग्राफोस या फिर ग्राफी से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इतना याद रखना है। अब जियो का अर्थ आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ, हमारा जो प्लेनेट है पृथ्वी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी, ओके। जियो का मतलब है पृथ्वी या फिर हमारा जो प्लेनेट जहाँ पर ये 7 महाद्वीप है, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर जीवन है, जैवमंडल है, बायोस्फीयर है, ओके। तो पृथ्वी का है ना, तो जियो का मतलब क्या है, पृथ्वी या फिर अर्थ से है, हमारे प्लेनेट से है। और ग्राफिया ग्राफोस का मतलब क्या है, डिस्क्राइब करना या फिर वर्णन करना। मतलब पृथ्वी को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, इसका वर्णन करते हैं, पृथ्वी को हम समझते हैं, है ना, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। क्या समझते हैं पृथ्वी को, क्या वर्णन करते हैं। तो अर्थ में क्या क्या चीज़ है, जैसे कि अर्थ में आपको महासागर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, महासागर या फिर ओशियन हमें देखने को मिलते हैं, राइट है। यहाँ पर हमें क्या महाद्वीप देखने को मिलते हैं, कॉन्टिनेंट, है ना, कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको हमारी पृथ्वी पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेक्स देखने को मिलती हैं, ओके, रिवर देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है, इनर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो जो भी ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं, है ना, ये सब पृथ्वी पर जो भी हैं, है ना, ज्योग्राफी, नदी, पर्वत, पहाड़, माउंटेन, प्लेट्यूज, रिवर्स, डेजर्ट, ओके, स्ट्रेट्स, तो इन सभी चीज़ों को हम ज्योग्राफी के अंतर्गत ही डिस्कस करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ज्योग्राफी शब्द जो है ये जियो और ग्राफोस या फिर ग्राफिया से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। और ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है, आपको याद रखना है। यूनानियों के द्वारा या फिर ग्रीक्स के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। तो ज्योग्राफी इज़ अ ग्रीक वर्ड एंड हैज़ बीन गिवन बाय ग्रीक्स, या फिर यूनानियों के द्वारा ये दिया गया है। तो एक सिंपल सा मैंने थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपको मैंने बताया कि 28 इंडियन स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। तो ये 28 स्टेट तो आपका होमवर्क हो गया कि इनको थोड़ा सा आपको देखना है, इनकी कैपिटल याद करना है, राइट। अब बची जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं इसको मैं अभी आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। आगे हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस कर लिया कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे पहला वर्क है 28 राज्य की कैपिटल। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको याद करना है, कुछ कुछ हर रोज़ आप 3 4 5 मैक्सिमम तो आपको याद होंगे। देखिए जैसे कि मध्य प्रदेश की भोपाल, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, जो बड़े बड़े मेजर स्टेट हैं इनकी तो आपको याद होगी। थोड़ा बहुत आपको नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत आ सकती है ना, थोड़ा बहुत साउथ में हो सकता है दिक्कत आ जाए, लेकिन नॉर्मली आपको याद हो जाएंगी। कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, बचपन से आप ये पढ़ते हुए आ रहे होंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो करना है हमारे देश के नाम, है ना। 8 यूनियन टेरिटरी अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। उससे पहले हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, इसके नाम, जैसे कि एक तो आपको पता होगा कि भारत हमारे देश का नाम है ना, भारत, है ना, भारत एक नाम है, ठीक है। एक आपको पता होगा इंडिया हमारे देश का नाम है, क्या है, इंडिया, ठीक है। एक हिंदुस्तान आपको पता होगा। तो ऐसे हमारे देश के कुछ अन्य नाम हैं, है ना। तो यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर चूंकि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ से ड्राइव हुए हैं, कहाँ से आए हैं, है ना। तो एक मैं आपको सिंपल स्टोरी बताऊँगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है इस प्रकार से एक रिवर फ्लो करती है, ये है ना, ये इस रिवर का नाम है इंडस। क्या नाम है इसका, इंडस, ओके। या फिर इसको हम बोलते हैं सिंधु नदी, ओके, सिंधु या फिर इंडस रिवर इसको हम बोलते हैं। अब याद रखिएगा, आज से यदि आप 300, 400, 500 वर्ष पहले जाएंगे या फिर और पहले जाएंगे तो पहले समुद्री मार्ग की खोज नहीं होती। यहाँ पर आपको पता है इस रीजन में क्या है, अरब सागर है, इस रीजन में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर अरेबियन सी है, अरब सागर है। नीचे क्या है, नीचे इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। आप अपने मैप में देखिएगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ये वाला है ना, ये पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, ठीक है, समुद्र से घिरा हुआ है। एक साइड बे ऑफ बंगाल है, एक साइड अरेबियन सी है, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन है। ये पूरा इंडियन ओशन का ही पार्ट है,
ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, है ना, जो ऐसा भाग जो 3 ओर से वाटर बॉडी से सराउंड होता है उसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप, या फिर क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। कोई भी ऐसा भाग, कोई भी ऐसा लैंड मास जो 3 ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है, 3 ओर से जल से घिरा होता है, उसको हम पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, प्राचीन समय में यदि किसी को भी भारत आना होता था, है ना, इसके अलावा इस नॉर्थ वाले रीजन में देखो, यहाँ पर ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पर हिमालय है ना, हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो प्राचीन समय में यदि किसी को भारत आना होता था तो याद रखिएगा, ना तो वो यहाँ से आ सकता था, ना साउथ में यहाँ से आ सकता था, ना नॉर्थ में यहाँ से आ सकता था, क्योंकि नॉर्थ में हिमालय है और साउथ में पूरा वाटर है। सिर्फ एक ही रूट बचता था, ये वाला, जहाँ से लोग भारत आया करते थे, ये वाला जहाँ पर इंडस रिवर का फ्लो है ना। किसी को भारत आना हो तो सिर्फ इस रूट से ही भारत आ सकता था, क्योंकि एंशिएंट पीरियड में ना तो सी रूट की खोज हुई थी, ना ही इस विशाल हिमालय माउंटेन को क्रॉस करके कोई यहाँ भारत आ सकता था। ठीक है। तो ये जो इंडस रिवर है ना, जो सिंधु नदी है, ये हमारी पहचान हुआ करती थी, है ना। वैश्विक स्तर पर हमें, जो हमारा देश है, भारतवर्ष है, इसको सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। और इसी सिंधु नदी से हमारे देश के 2 नाम आए हैं, है ना। एक तो आया है, याद रखिएगा, एक तो आया है इंडिया। ओके, इंडिया नाम जो है ये कहाँ से आया है? ये इंडस से ही बना है। कहाँ से बना है? इंडस से ओरिजिनेट हुआ है, इंडस से बना है। और ये ग्रीक्स के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया है गया है? ये ग्रीक्स के द्वारा दिया गया है ना, यूनानियों के द्वारा दिया गया है। ये यूनानियों, है ना, यूनानियों के द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा, जो ये नाम है इंडिया, ओके, ये इंडस रिवर से ही आया है, और यूनानियों या फिर ग्रीक, है ना, इनके द्वारा दिया गया है। फिर एक नाम आपको पता होगा, हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान। एक हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान। क्या नाम है? हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान नाम है, राइट। हिंदुस्तान नाम जो है ये कहाँ से आया है? ये भी इसी सिंधु नदी के देन है। ये भी कहाँ से आया है? ये भी इसी सिंधु नदी की ही देन है ना। देखिए, जो हिंदुस्तान नाम दिया है, ये किसने दिया है? ये दिया है ईरानियों के ने, ये दिया है ईरानियों ने, है ना। या फिर इनको हम बोलते हैं पर्शियन, है ना, पर्शियन। पर्शियन। देखो, ईरान को पहले फारस के नाम से जाना जाता था, याद रखना है, ईरान को पहले फारस के नाम से जानते थे। या पीछे एक मैप में चलता हूँ, देखो, ये है हमारा भारत, ओके, यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, और ये है ईरान, है ना। हमारा एक प्रकार से पड़ोसी ही है। पहले पाकिस्तान तो हमारे भारत का ही पार्ट था, ये तो 1947 में अलग हुआ। ठीक है, तो एक प्रकार से पड़ोसी टाइप का ही देश था ईरान, है ना। तो ईरान, ईरानी लोग, या फिर इसको पहले हम बोलते थे फारस। क्या बोलते थे? फारस, या फिर पर्शियन लोग हम इनको बोलते थे। यहाँ पर पर्शियन गल्फ भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो ईरानी लोग हैं या फिर फारसी लोग हैं, जब भारत आए तो इन्होंने भारत को क्या बोला? हिंदुस्तान बोला। और कैसे बोला? ये सिंधु से ही हिंदू बना। ये जो सिंधु शब्द है ना, सिंधु से क्या बना? हिंदू। सिंधु से बना हिंदू, क्योंकि ईरानी लोग जो होते हैं, पर्शियन लोग जो हैं होते हैं, ये साको हा प्रोनाउंस करते हैं। क्या बोलते हैं? साको हा बोलते हैं। और सिंधु से ही बना हिंदू, और यहाँ से ही बना हिंदुस्तान। तो ये सिंधु रिवर जो है, याद रखिएगा, इसके अलावा जो एंशियंट हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो भी इसी नदी के किनारे फली फूली थी। तो ये इंडस रिवर जो है हमारी पूरी इंडिया के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसके अलावा ये जो 2 नाम हैं, इंडिया और हिंदुस्तान, इसी नदी के देन हैं। एक है इंडिया जो कि इंडस से ही आया है, ग्रीक्स के द्वारा दिया गया है, और एक है हिंदुस्तान जो कि ईरानियों या फिर पर्शियन के द्वारा दिया गया है। एक नाम आपको पता होगा, भारत, है ना, भारत, या फिर भारतवर्ष। भारतवर्ष नाम जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? भारत, भारत। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो नाम आया, यहाँ पर आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा होगा जो शेर के दांत गिन रहा है ना। अक्सर यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, पुराने मतलब आज से 10 साल पहले कभी आपने पढ़ी होंगी हिंदी मीडियम की बुक, तो इस प्रकार की एक इमेज बनी हुई होती थी, है ना। तो यही जो इसमें बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, यही कौन है? यही है किंग भरत। यही कौन है? किंग भरत। जो किंग भरत हैं, याद रखिएगा, ये राजा दुष्यंत, किंग दुष्यंत और रानी शकुंतला जो थी, है ना, कौन? किंग दुष्यंत, किंग दुष्यंत, है ना, और रानी शकुंतला, शकुंतला, है ना,
ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के क्या थे, पुत्र थे, है ना। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला जो थी उनके पुत्र थे। और ऐसा माना जाता है कि जो राजा भरत थे इनके समय से ही डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। मतलब इन्होंने जब इनकी राजगद्दी इनके बेटों को सौंपनी थी तो इनका बेटा बहुत ज़्यादा योग्य नहीं था, तो इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को राजा बनाया था, तो ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा है, भारतवर्ष, किंग भारत के नाम पर, जो कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। फिर एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, जम्बू द्वीप, है ना। जम्बू द्वीप क्या नाम देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, ओके, या फिर उसको हम बोलते हैं जम्बू द्वीप, है ना, इस प्रकार से। तो प्राचीन ग्रंथों में कुछ द्वीपों के बारे में चर्चा की गई है। उसमें से एक हमारा भारत जहाँ पर स्थित था उसको जम्बू द्वीप कहा जाता है ना। तो एंशियंट जो टेक्स्ट हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें एक नाम जम्बू द्वीप भी देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। और एक और फेमस नाम है आर्यवर्त, 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 जहाँ पर आर्यों का निवास स्थान था, जहाँ पर आर्यों का निवास था, जहाँ पर आर्यंस आकर के बसे थे। आपको पता होगा 1500 ईसा पूर्व का, बीसी का जो टाइम पीरियड था, उस समय पर आर्यंस भारत पर आए थे और वो यहाँ पर आकर के बसे थे, तो उन्हीं के नाम पर आर्यवर्त भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भारत नाम है, ओके, जो कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। किंग दुष्यंत और क्वीन शकुंतला के जो सन थे भरत, उनके नाम पर पड़ा है। इंडिया ये ग्रीक्स के द्वारा दिया गया है, ये इंडस से आया है। कहाँ से आया है, इंडस से ओरिजिनेट हुआ है। हिंदुस्तान ये ईरानी या फिर पर्शियन लोगों के द्वारा दिया गया, फारसी लोगों के द्वारा दिया गया। और ये भी कहाँ से आया है, ये सिंधु रिवर से आया है। ओके, आर्यवर्त आर्यों का जो निवास स्थान है, ठीक है, आर्यंस जहाँ पर आकर के बसे थे, द एडोब ऑफ आर्यंस। जम्बूद्वीप प्राचीन ग्रंथ, एंशियंट टेक्स्ट जो हैं वहाँ पर आपको जम्बूद्वीप नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इंडिया और भारत दोनों ही नाम देखने को मिलते हैं, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो दोनों ही नाम हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर यदि आप देखेंगे, वैश्विक स्तर पर ज़्यादा महत्व किसका नाम है, इंडिया का है, क्योंकि ऑलरेडी हमें इंडिया के नाम से ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए, तो सबसे पहले हमने भारत के जो हमारे देश के नाम हैं, अदर नेम हैं, ठीक है, निकनेम बोल लीजिए, इनको हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरी की या फिर केंद्र शासित प्रदेश की। तो मैंने आपको बताया था कि 28 स्टेट और प्लस 8 यूटी हैं, जिसमें से 28 जो राज्य हैं इनको आपको थोड़ा सा मैप को देखना है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है, इनकी कैपिटल क्या है। 8 यूनियन टेरिटरी में एक एक करके आपको डिस्कस कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यूनियन टेरिटरी है, मैप में ही हमें देखना है, ऊपर से हम चलेंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर चलेंगे, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ओके, ये है लद्दाख, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जो कि 2019 में ही अस्तित्व में आई है। इससे पहले ना तो लद्दाख नाम का कोई राज्य था, ना लद्दाख नाम की कोई यूनियन टेरिटरी थी। मतलब 2019 में ही ये अस्तित्व में आया है, आपको याद रखना है। सेकेंड, यदि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए एक और यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर JNK। ये भी 2019 या फिर 2019 में ही यूटी के रूप में अस्तित्व में आया है। इससे पहले ये राज्य हुआ करता था। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है, ओके, जम्मू कश्मीर जो है ये 2019 से पहले एक राज्य था, है ना, और इसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा था। क्या था, एक स्टेट था और स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया था। यहाँ पर आर्टिकल 370 के तहत या आर्टिकल 35A के तहत, है ना, इसको कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, आपको पता होगा। तो 2019 में इनको समाप्त किया गया, इन आर्टिकल्स को हटाया गया और इनको यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में लाया गया। याद रखिएगा एक डेट है 31 अक्टूबर 2019, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। इसी डेट के समय पर जो ये दोनों राज्य हैं ये अस्तित्व में आए थे। तो 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं ये यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आए। ओके, आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ और यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे दिल्ली, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं चंडीगढ़, है ना। यहाँ पर एक और यूनियन टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं चंडीगढ़। ओके,
चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। तो चंडीगढ़ के बारे में यदि हम बात करूं तो इसका भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये 1966 में, याद रखिएगा 1966 या 1966 में, है ना, ये यूटी के रूप में बनी थी, है ना। ये 1966 में या फिर 1966 में इसको केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो उससे पहले क्या था, याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, ये यहाँ पर पंजाब राज्य है, ओके, ग्रीन कलर से आप देख रहे हो ये पंजाब राज्य है, और उसके नीचे येलो कलर से आपको एक और हिंदी भाषी राज्य दिखाई दे रहा होगा, हरियाणा। तो 1966 से पहले ये पूरा जो राज्य है यह पंजाब हुआ करता था, हरियाणा अस्तित्व में नहीं था। हरियाणा जो है, याद रखिएगा, जो हरियाणा राज्य है ये 1966 में ही अस्तित्व में आया है, 1966 में ही राज्य बना है। उससे पहले पंजाब ये पूरा राज्य हुआ करता था, लेकिन 1966 में हिंदी भाषी राज्य को अलग किया गया और हरियाणा राज्य बना, ठीक है। अब जब हरियाणा राज्य बन रहा था तो सबसे बड़ी दुविधा ये थी, क्योंकि चंडीगढ़ की लोकेशन आप देखोगे इन दोनों राज्य के बिल्कुल बीच में है यहाँ पर, है ना, कि चंडीगढ़ है ये पंजाब को देंगे, है ना, जो चंडीगढ़ है ये पंजाब को दिया जाएगा या फिर हरियाणा को दिया जाएगा। यदि हरियाणा को आप देते तो पंजाब इसमें ऑब्जेक्शन लेता, यदि पंजाब को देते तो हरियाणा ऑब्जेक्शन लेता। तो उस समय एक बहुत अच्छा डिसीजन ये लिया गया था कि दोनों को, मतलब जो चंडीगढ़ है इसको दोनों ही स्टेट की, है ना, जॉइंट कैपिटल, है ना, जॉइंट कैपिटल या फिर संयुक्त राजधानी घोषित किया गया, ओके। मतलब ये पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी कैपिटल है, और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया कि भैया ये यूनियन के द्वारा ही गवर्न होगा, यहाँ की सारी चीज़ें, है ना। ये कैपिटल तो दोनों राज्यों की है, पर ये अब से क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो दिल्ली जो कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, तो ये एक ये यूनियन टेरिटरी है, 4 हो गई। फिर यहाँ पर आप देखोगे गुजरात के पास ये गुजरात राज्य है ना ये, तो यहाँ पर दमन और यहाँ पर द्वीप है, ये दमन द्वीप है, जहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। किसका शासन था, पुर्तगीज़ या फिर पुर्तगाली लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे आज़ादी के बाद तक भी, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ये पूरा रीजन है, जो दादर नागर हवेली है, याद रखिएगा दादर नागर हवेली जो है इसको 1954 को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, है ना। और जो दमन द्वीप है ना, जो दमन द्वीप है यहाँ पर, ये इसको 1961 में पुर्तगालियों से हमने मुक्त कराया था। तो ये पुर्तगालियों के कब्जे में थे। और पहले याद रखिएगा 2020 से पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, मतलब दादर नागर हवेली अलग थी और दमन द्वीप अलग यूनियन टेरिटरी थी, मतलब ये 2 यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 को इनको मर्ज कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया, ओके। तो दादर नागर हवेली, दमन द्वीप एक ही यूनियन टेरिटरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है, ओके। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये 2 यूनियन टेरिटरी हो गई, द्वीप समूह है। और यहाँ पर आप देखोगे पुडुचेरी भी एक क्या है, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, जो कि फ्रांसीसियों की बस्ती हुआ करती थी। अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं हमारी। एक बार हम थ्योरी के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले न्यू दिल्ली, ये तो हमारी कैपिटल ही है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हरियाणा और यूपी के बीच वाले रीजन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ओके। सेकंड चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का किस्सा अभी मैंने आपको बताया 1966 का वो पूरा किस्सा है, आपको याद रख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। थर्ड है दादर नागर हवेली दमन द्वीप, है ना, 26 जैन, ओके, 2020 की ये डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल क्या है, तो दमन इसकी कैपिटल है, काफ़ी फेमस ये पर्यटन स्थल है, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे तो दादर नागर हवेली दमन द्वीप जो है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। ये 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था, ओके। ये पुर्तगाली बस्ती थी यहाँ पर, याद रखिएगा, आज़ादी के बाद तक भी, ओके। इसके अलावा दमन द्वीप जो है इसको 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चला करके पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था, ठीक है। इसके अलावा 26 जनवरी 2020 को दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया। पहले ये दोनों ये क्या था, सेपरेट यूनियन टेरिटरी थी, है ना। अब इनको मर्ज कर दिया गया है 2020 से, और अब ये एक यूनियन टेरिटरी है। और ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार आपको पता होगा, यहाँ पर कुछ छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के बना एक द्वीप समूह है, जिसको हम अंडमान निकोबार बोलते हैं। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है। बंगाल की खाड़ी वाला ये पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, BOB, बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। आप अपने एटलस में देखिएगा तो एक यूनियन टेरिटरी ये है, ओके। लगभग 572
आइलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट है लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल क्या है, कवरत्ती। यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर है ना। प्रवाल या फिर कोरल, ठीक है, कोरल से निर्मित यहाँ पर आइलैंड हैं, द्वीप हैं, और इनसे ही मिलकर के ये आइलैंड बने हुए हैं। अरेबियन सी है, ये अरब सागर है, और यहाँ पर ही ये लगभग 36 आइलैंड हैं। 36 यहाँ पर क्या है, द्वीप हैं या फिर आइलैंड है, ठीक है, इनसे मिलकर के ये बना हुआ है। इनको हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूनियन टेरिटरी है ना। अंडमान निकोबार को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लक्षद्वीप को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर आप यदि देखोगे तो पुडुचेरी है, पुडुचेरी को आप देखोगे तो पुडुचेरी को यदि आप देखोगे तो इसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। यदि आप इसकी टेरिटरी देखोगे, इसके ज़िले देखोगे, जैसे कि माहे है ना, माहे किसकी टेरिटरी है, माहे जो है ये पुडुचेरी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये है कहाँ पर, ये केरल में फैला हुआ है, याद रखिएगा। यनम को यदि आप देखोगे, यनम भी किसका हिस्सा है, ये भी पुडुचेरी, तो ये भी पुडुचेरी का ही हिस्सा है, लेकिन कहाँ पर फैला हुआ है, ये आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है। कराईकल और पुडुचेरी ये खुद कहाँ फैले हुए हैं, तमिलनाडु में फैले हुए हैं, है ना। तो पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, एक ऐसी टेरिटरी है जिसके अलग अलग ज़िले, अलग अलग जो प्लेसेस हैं वो अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं। माहे केरला में है, कराईकल तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, और खुद पुडुचेरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अब ये किसके पास था आज़ादी के बाद तक, तो आज़ादी के बाद तक जो ये रीजन है ये फ्रांसीसियों के कब्जे में था। किसके कब्जे में था, फ्रांसीसियों या फिर फ्रेंच जो थे, है ना, फ्रेंच के कब्ज़े में था ये रीजन, फ्रेंच की टेरिटरी थी ये, वहाँ पर इनकी कॉलोनी थी, ठीक है। और 1 नवंबर 1954 को इसको भारत में विलय कराया गया था, तो ये डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 4, 5 ये 6 हो गया, इसको 6 कर लीजिएगा। और नेक्स्ट बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गई और लद्दाख हो गई। तो इनको आपको मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2090 का, और सरदार पटेल की जयंती है ना। सरदार पटेल जो हैं लौह पुरुष, है ना, भारत के पहले गृह मंत्री, तो ये 31 अक्टूबर की जो डेट है इनकी क्या है, जयंती है, ओके, इनकी जयंती है। तो इसी दिन जो है जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है इनको यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के इंटीग्रेशन में सरदार पटेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, है ना। इसी के चलते 31 अक्टूबर की डेट को रिजर्व करके रखा गया, और इस दिन इन दोनों जो ये क्षेत्र थे इनको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, है ना। तो ये 8वां यूनियन टेरिटरी के बारे में जो भी डिटेल बताई है मैंने, ध्यान से आपको नोट डाउन करना है। चलिए, अब हमने देखो क्या क्या डिस्कस कर लिया, भारत के जो नेम है ना वो डिस्कस कर लिए, जो अन्य नाम हैं भारत के वो हमने देख लिए। भारत के स्टेट या फिर राज्य जो हैं, है ना, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया कि इनकी थोड़ा सा आपको मैप दिखने हैं, इनकी कैपिटल याद करनी है, और जो यूनियन टेरिटरी हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम भारत की थोड़ा सा लोकेशन को समझते हैं कि भारत की लोकेशन कहाँ है, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, है ना, ग्लोब पर भारत की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका या फिर सदर्न कॉन्टिनेंट इसको हम बोलते हैं, और ओशियानिया या फिर ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो इन 7 महाद्वीपों में से ये जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसको हम एशिया बोलते हैं, यहाँ पर ही हमारा देश भारत, यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा भारत का मैप है, इंडिया है ये, तो यहाँ पर हमारा इंडिया है, ठीक है। तो इसकी थोड़ा सा हम लोकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बताऊं तो ग्लोब पर जो हमारी लोकेशन है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कैसे है तो थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, हमारा जो ग्लोब है कुछ इस प्रकार से हमारा ग्लोब है, आपको पता होगा इस प्रकार से हमारा ग्लोब होता है। उसमें एक बीच से रेखा जाती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और एक इस प्रकार से रेखा जाती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, या फिर इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, ग्रीनविच बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, है ना। तो हमारा भारत कहाँ पर है, हमारा भारत यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो ये 0 डिग्री ये गई है यहाँ से, ये इस प्रकार से गई हुई है, सॉरी 0 डिग्री देखो ये गई है यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से गई हुई है, ये इस प्रकार से गई है, ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर ये गई हुई है, ठीक है। अब याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, जो 0 डिग्री अक्षांश है ये अक्षांश रेखा है, ओके, और ये वाली जो सीधी रेखा है इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा, है ना। तो 0 डिग्री के ऊपर वाला जो ये रीजन है इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर, क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, है ना, या फिर क्या बोलेंगे,
नदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। और जो ये दक्षिण वाला भाग है, ये वाला है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसको हम? दक्षिणी गोलार्ध, या फिर क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। चूंकि ये 0 डिग्री के ऊपर है तो नॉर्थ वाला आधा गोला, और 0 डिग्री के साउथ में है तो साउथ वाला आधा गोला, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यदि आप इस प्रकार से देख रहे हो, अक्षांश रेखाओं, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, तो इन अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हम उत्तरी गोलार्ध में है ना। हमारा भारत कहाँ पर है? ये है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, इसके अलावा ये जो 0 डिग्री देशांतर है ना, ये वाले, इसके ये वाला जो पूरा भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, है ना। इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यदि आप 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से देखोगे तो हम कहाँ पर हैं? हम ईस्ट में हैं, हम पूर्व में हैं। तो दोनों को यदि आप कॉमन रूप से बोलोगे तो भारत कहाँ पर है? भारत नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, या फिर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, एक बार और समझते हैं। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ओके, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमारा भारत कहाँ पर है? साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, या फिर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्लोब पर हमें अपनी लोकेशन पता चल गई कि हम नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। और एशिया कॉन्टिनेंट है ना, कहाँ पर? एशिया कॉन्टिनेंट, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये एशिया कॉन्टिनेंट है, और एशिया कॉन्टिनेंट में भी साउथ एशिया, सदर्न एशिया का पार्ट है हमारा भारत, है ना। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या चीज़ें हमने देख ली? एक तो हमने देखा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, एक हमने ये देख लिया। एक हमने देखा एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट हमने देख लिया। और एक और चीज़ क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट में भी साउथ एशिया, है ना, एशिया कॉन्टिनेंट में भी साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, है ना, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? ये तो आपने समझा दिया, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट समझ में नहीं आया। ओके, तो ये जो आपको यहाँ पर देश दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इनको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया का एक जोग्राफिकल रीजन है ना। एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया का एक क्या है के अंतर्गत आने वाला जोग्राफिकल रीजन है। ये देश जो है ये इंडियन प्लेट का पार्ट है। ये क्या है? हमारी इंडियन प्लेट है, ये पूरी इंडियन प्लेट है, इसको हम बोलते हैं इंडियन प्लेट, अभी मैं आपको बता दूंगा क्या है ये, है ना। यहाँ नॉर्थ में आप देखोगे, इस रीजन में आपको हिमालय देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पर आपको हिमालय देखने को मिलेगा। तो जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसकी अपनी एक अलग संस्कृति है, अपनी एक अलग लोकेशन है, अलग प्लेट है। हिमालय के दक्षिण में इंडियन ओशन, ये पूरा इंडियन ओशन है यहाँ पर, है ना। तो हिमालय के दक्षिण में इंडियन ओशन तक जो भी देश अवस्थित हैं, इनको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। मतलब एक छोटा महाद्वीप के अंतर्गत एक छोटा महाद्वीप आप बोल सकते हो, याद रखना है, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नंबर ऑफ कितने देश आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और मालदीव। टोटली 7 कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। तो देख लेते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है, राइट, समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया का पार्ट है। तो इंडिया इज लोकेटेड
इन सदर्न एशिया ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? हिमालय के दक्षिण में इंडियन प्लेट में स्थित कुछ देश हैं जो कि हिमालय से लेकर के इंडियन ओशन तक फैले हुए हैं। इनकी अपनी एक अलग संस्कृति है, अपना एक कल्चर है, अपना एक भौगोलिक स्थिति है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। इतना आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7 देश आते हैं, याद रखिएगा। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो ये 7 देश जो हैं इसमें आते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन से देश आते हैं। तो ये पूरे साउथ एशिया वाले देश ही हैं, साउथ एशिया वाले देश हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट दक्षिण एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह इंडियन प्लेट में स्थित है, जो कि हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक फैले हुए हैं। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ जोग्राफिकल रीजन इन सदर्न एशिया। इट इज़ लोकेटेड ऑन द इंडियन प्लेट विच इज़ प्रोजेक्टेड साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालय इनटू द इंडियन ओशन। देखो, ये जो पूरे महाद्वीप हैं, है ना, ये अलग अलग प्लेटों पर स्थित हैं। ठीक है, तो देखिए इंडियन प्लेट क्या है, ये हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट और ओशन है ये सब अलग अलग प्लेट में है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका देखोगे, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट में है। साउथ अमेरिका साउथ अमेरिकी प्लेट में है। अफ्रीका अफ्रीकी प्लेट में है। यूरेशिया यूरेशियन प्लेट में है। अरेबियन प्लेट है, सोमाली प्लेट है। उसी प्रकार से हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये इंडियन प्लेट में है। ओके, ये इंडियन प्लेट है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये हिमालय के दक्षिण में, ये पूरा इंडियन ओशन वाला पार्ट है। ये जो आप दिख रहे हो ये इंडियन ओशन वाला पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो आई थिंक आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखेंगे। आज हमने कुछ जनरल बातें की हैं, जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं वो आपको होमवर्क करने हैं। ठीक है, इतना सफिशिएंट है आज की क्लास में। बाकी आगे की क्लास जो है उसमें हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए हैं या फिर इसकी PDF चाहिए है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी एप्लीकेशन से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो कि एक फाउंडेशन कोर्स है, हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमने डिज़ाइन किया हुआ है, तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, और वहाँ से जाकर के इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा 40% का डिस्काउंट यदि आपको चाहिए है तो 1,000,040 कूपन कोड को यूज़ करिए और लगभग 40% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एक और ऑफर है, कॉम्बो ऑफर, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जी के 1000 MCQ सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो इस कॉम्बो ऑफर को भी आप अवेल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर जाकर के। इसके अलावा 1,000,040 कूपन कोड को आप यूज़ करेंगे तो 40% का डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।